हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एबीएम मॉड्यूल डी का पार्ट है। तो इसमें हम समझेंगे कि जो क्रेडिट मैनेजमेंट जो चैप्टर नंबर 26 में हमने जो डिस्कस किया था, उसमें हमने ये देखा था कि क्या क्या क्रेडिट के पॉलिसीज़ हैं, क्या रूल्स हैं, किस तरीके से आप जब लेंड करेंगे तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे फैक्टर्स उसमें डिस्कस किए थे। तो अगर हम क्रेडिट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर हम एमएसएमई लोन्स अगर किसी को सैंक्शन करते हैं, इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेने पड़ते हैं ताकि हम वो एनालिसिस कर सकें कि उनका जो फर्म है वो किस तरीके से रन कर रहा है, कितना सेल्स हो रहा है, कितना डेट है, कितना प्रॉफिट है। तो ये सारे फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से हम ओवरऑल जो हेल्थ है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग से उसके हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं ऑन द वेरियस पैरामीटर्स इन द सिमिलर फैशन इन द केस ऑफ कंपनीज, इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, इन द केस ऑफ कोई भी अगर एमएसएमई रिलेटेड हम लोन करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए समझते हैं हम इसमें एक एक करके सारे टॉपिक्स को। इसमें हम आपको बैलेंस शीट का ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका ब्रीफिंग करेंगे, फिर जो कैश फ्लो है उसको डिस्कस करेंगे और क्या क्या फैक्टर्स जो हैं काउंट होते हैं वो सारा हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब ये हुआ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, इसमें क्या क्या टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहले टाइप्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। फिर फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। अगेन प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या रोल है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस में क्या रिलेशंस होते हैं। देन ट्रेंड एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो whenever a बैंक considers a loan proposal apart from the integrity and KYC aspects, हमने जो चैप्टर 26 में डिस्कस किया था उसमें हमने ये देखा था कि बोरोवर्स की जो इंटीग्रिटी है वो हम क्या करते हैं, मार्केट से असर्टेन करते हैं। उसके बाद उनका जो क्रेडिट रिस्क है उसको क्या करते हैं, एसेस करते हैं। तो इंटीग्रिटी और केवाईसी में जो बोरोवर है एक्चुअल में उसका जो एग्जिस्टेंस है, कहाँ से बिलोंग करता है, टैक्स पेयर है नहीं है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को काउंट करने के बाद जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है दैट इज द फाइनेंशियल डिटेल्स। तो अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ अ कीन इंटरेस्ट इन नोइंग द फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव बोरोवर। जिसके साथ हम डील करने जा रहे हैं उसका फाइनेंशियल डिटेल्स कैसा है, वो कितना हेल्दी कस्टमर है। जैसे मान लीजिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, जैसे कोई फर्म, किसी बंदे ने एक नया कंपनी स्टार्ट किया। तो नया कंपनी अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो हमें ये देखना होता है कि उस नए फर्म में उस इंडिविजुअल ने कितना पैसा खुद का लगाया। ऐसा कि नहीं वो सारा पैसा जो है वो डेट रिडन है। जैसे मान लीजिए अगर 10 लाख उसका कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है तो आउट ऑफ 10 lakhs हाउ मच कैपिटल ही हैज़ इन्वेस्टेड। कोई 1 लाख करता है, कोई 2 लाख करता है, कोई 5 लाख करता है, डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी। तो ये सारा जो टर्म्स है इसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, नेट वर्थ बोलते हैं। मतलब उसकी जो लाइबिलिटीज़ है, जो इंडिविजुअल है उसका जो लाइबिलिटी है एसेट से कितना कम है। जैसे मान लीजिए अगर एक्स एसेट है, वाई लाइबिलिटी है, तो एक्स माइनस वाई ये आपका क्या है, उसका नेट वर्थ है। सो द फॉर एन इंडिविजुअल एक्सेस ऑफ हिज एसेट्स ओवर हिज लाइबिलिटीज इज इट नेट वर्थ। मान लीजिए किसी बंदे का कोई डेट नहीं है, डेट फ्री है, उसके पास 10 लाख रुपए का LIC है, 5 लाख का FD है, 2 लाख उसके सेविंग में पड़े हैं। तो इसका टोटल नेटवर्थ कितना हो गया, 10 lakhs प्लस 5 lakhs प्लस 2 lakhs। तो अराउंड 17 lakhs क्या हो गया, इसका नेटवर्थ हो गया। लेकिन अगर यही बंदा
आउट ऑफ दिस 17 लैक्स उसने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो द नेटवर्थ वुड बी 17 माइनस 5, दैट इज द 12 lakhs is the net worth. So the same thing applies to any business entity as well. Prima facie its financial statement shows assets and liability to be equal as business is considered to be separate legal entity, and its net worth is added to its liability considering that this is the amount payable to the promoter by the business entity. अब आपने देखा होगा नेटवर्थ, ये तो हो गया हमने एक इंडिविजुअल की बात किया। अगर हम बात करते हैं एज ए होल जो टाइप्स ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, तो अगर हम किसी भी कंपनी एबीसी को लेते हैं तो हमने क्या देखा है कि जो बैलेंस शीट होता है, मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जो बैलेंस शीट है आपका पार्ट, इसमें क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लायबिलिटीज, एक होता है आपका एसेट्स। आपने देखा होगा इस तरीके का टेबल बना होता है, और हमेशा एसेट और लायबिलिटी क्या होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। मतलब अगर 100 रुपीज़ है तो ये भी क्या होगा 100 रुपीज़। इसको हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नेटवर्थ में हम क्या किए, लायबिलिटीज को ऐड करते हैं किस केस में, फॉर एनी बिजनेस एंटिटी is considered separate and its net worth is added to liabilities considering that this is the amount payable to the promoters by the business। आपने देखा होगा कि नेटवर्थ में हम लाइबिलिटीज को ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटीज जो है वो एट द एंड क्या करना है, प्रोमोटर्स को रीपे करना है। जो फर्म एक्स है वो क्या करेगा, प्रोमोटर्स को, क्योंकि पैसा किसका लगा है, प्रोमोटर्स का लगा है, तो प्रोमोटर ने जो पैसा लगाया है वो पैसा को क्या करना होगा, प्रोमोटर को वापस करना होगा, इसलिए नेटवर्थ में वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रीपेमेंट कैपेसिटी। रीपेमेंट कैपेसिटी का मतलब हुआ कि जो पर्सन एक्स है उसको अगर हमने कार लोन फाइनेंस किया तो वो उसकी रीपेइंग एबिलिटी क्या है, क्या उसका ईएमआई अगर 20,000 रुपया पर मंथ आ रहा है तो क्या वो 20,000 पे करने के लायक है या नहीं है, क्या वो 20,000 पे कर पाएगा, क्या उसका नेटवर्थ इतना सफिशिएंट है कि उसमें वो उसको पे कर पाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, रिपेमेंट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, जो उसका इनकम है। इनकम के बहुत सारे सोर्स होते हैं, या तो वो सैलरी के फॉर्म में हो सकता है, इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, डिविडेंड के फॉर्म में हो सकता है, एज ऑल्सो हिज एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग रिपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स। और अगर उसने और कोई लोन ले रखा है तो उसको भी हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, उसको हम माइनस करके फिर उसका रिपेमेंट कैलकुलेट करते हैं, रिपेमेंट एबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है वायबिलिटी। बैंक लोन मे और मे नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज अर्निंग्स फॉर ए बोरोवर। फॉर एग्जाम्पल, अ लोन फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स विल नॉट इंक्रीज द इनकम while a home loan may result in increased income from rent or reduced expenditure by way of savings on rent। अब यहाँ पे जो भी हम फाइनेंस करते हैं, जो भी हम लोन कस्टमर को देते हैं, या तो उसमें से अर्निंग्स होगी या नहीं भी हो सकती है। जैसे अगर हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन दिया, जैसे मान लीजिए मैंने कस्टमर को फर्नीचर के लिए लोन दिया, फर्नीचर उसने परचेज कर लिया, but that furniture is not generating any income for that borrower। But if we consider a home loan, in that case that home is generating income for that borrower in the form of rent or in the form of its viability। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि होम लोन और कंज्यूमर लोन में डिफरेंस क्या है। कंज्यूमर लोन में जो आपने परचेस किया दैट इज नॉट गोइंग टू जनरेट एनी इनकम इन फ्यूचर, लेकिन होम लोन क्या कर रहा है, आपका इनकम जनरेट कर रहा है। कार लोन, आपने कार लोन लिया, कार हायर किया, कार से आप क्या कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हायरिंग। तो इससे क्या होगा, आपका इनकम भी हो रहा है। दूसरा, अगर आप होम ले रहे हैं देन यू आर गेटिंग अ रिबेट अंडर
सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो आपको दूसरा एडवांटेज ये मिलता है कि आप क्या करते हैं, उसमें सेविंग्स भी कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिबेट। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज का मतलब ये हुआ कि जो बैंक के पास कोलेट्रल बोरोवर लेके आ रहा है, क्या उसमें किसी तरीके का कोई लिटिगेशन तो नहीं है, क्या किसी तरीके का किसी ने कोई केस फाइल तो नहीं किया है, क्या वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो नहीं है, क्या एज पर लॉ उसको हम मॉर्गेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका किस में आता है, अनइनकम्बर्ड security. So in case of individual where normally no formal statements of their financial position are available, the bank asks question to find out about their assets, liabilities, sources of income, expenditure, terms of repayment, need for loan, use of loan, etc. to address the above mentioned questions. तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अवेलेबिलिटी ऑफ अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इन केस ऑफ अदर एप्लीकेंट्स such information normally available from the financial statement which they are required to prepare as per law. तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो अगर मान लीजिए कि वो जो इंडिविजुअल है उसका सोर्स ऑफ इनकम वो बिजनेसमैन है, वो सैलरीड पर्सन नहीं है, हाउ यू आर गोइंग टू असर्टेन द सोर्स ऑफ इनकम। तो उसका क्या इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका एक्सपेंडिचर क्या है, टर्म्स ऑफ रिपेमेंट, लोन की रिक्वायरमेंट, ये सारा जो क्वेश्चंस है ये फाइनेंशियल उसका जो पोजीशन है, जो फाइनेंशियल उसके स्टेटमेंट्स है, उससे क्या होगा, वो सारा फैक्टर्स रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहने का मतलब हुआ इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहला है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टॉक्स अबाउट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एसेट और लायबिलिटीज के बारे में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो फर्म का इनकम है, जो फर्म का एक्सपेंडिचर है, सो दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। अगेन अपार्ट फ्रॉम दिस द ऑडिटर्स रिपोर्ट एक्सप्लेनेटरी schedules and notes on accounts if applicable provide useful information to the bankers. आपके पास बैलेंस शीट दो तरीके से मिलेंगे। एक बैलेंस शीट होगा जो अनऑडिटेड होगा। तो जो अनऑडिटेड बैलेंस शीट है, अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो यू विल गेट ओनली 2 पेजेस। द फर्स्ट इज कंप्राइज ऑफ द बैलेंस शीट इन विच द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बोरोवर इज बीइंग रिफ्लेक्टेड ओवर देयर। बट इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, इस केस में क्या होगा कि जो प्रॉफिट और लॉस सेगमेंट है, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होगा, जितने भी एक सेट ऑफ एक्सपेंडिचर्स हैं, मान लीजिए वो बैंक को जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, जो वो रेंट पे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हो गया या अदर मिसलेनियस चार्ज हो गए, सारे आपके किस में रिफ्लेक्ट होंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होंगे। लेकिन अगर आप ऑडिटेड बैलेंस शीट देखते हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए बैंक की बैलेंस शीट अगर हम स्टडी करते हैं तो आप देखेंगे बैंक की बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये लास्ट में 2 पेज होगा, इसके साथ नेसेसरी शेड्यूल्स होंगे और उसमें ऑडिटर्स के रिपोर्ट लगे होंगे। तो ऑडिटर्स के जो रिपोर्ट है वो क्या करते हैं, एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज लॉ, वो क्या करते हैं, उसमें वो सारा डिटेल्स को एक्सप्लेन करते हैं, मेंशन करते हैं अबाउट द फर्म, अबाउट द कंपनी। तो उसमें एक्सप्लेनेटरी शेड्यूल्स होते हैं, नोट्स एंड अकाउंट्स होते हैं। इसमें आपने देखा होगा, क्वालिफिकेशन सुना होगा, क्वालिफाइड बैलेंस शीट। तो अगर बैलेंस शीट क्वालिफाइड है, इट मीन्स देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स विच हैव नॉट बीन ascertained by the auditor or the information has not been provided by the borrower to the auditor. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए स्टॉक है, तो स्टॉक के बारे में रिमार्क्स लिखा हुआ है कि स्टॉक्स आर नॉट फ्रिक्वेंटली मेंटेन्ड बाय द बोरोवर, या स्टॉक्स आर द रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक्स आर मेंटेन्ड बाय द बोरोवर हिमसेल्फ।
एंड ही हैज़ नॉट गॉन थ्रू दिस। तो ये क्या हो गया, क्वालिफाइड हो गया। इट मीन्स आपको क्या करना है, क्वालिफाइड बैलेंस शीट में जो पॉइंट्स हैं उसको क्या करना है, गो थ्रू करना है और स्टडी करके फिर उसमें देखना है कि उसमें कोई निगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं मेंशन किया हुआ है। Next, a fund flow statement also provides useful information, but this is also a mathematical analysis of changing the structure of two consecutive balance sheets and can be easily prepared by the banker analyst himself if the basic statement like balance sheets are available. तो ये आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर सम इंटरप्रेटर टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट।